आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पक्षमाभ और कशाभिका। अब सोच रहे होगे कि ये पक्षमाभ, ये सीलिया, फ्लैजिला, ये सब तो खाली प्रोकैरियोटिक में मिलते होंगे, यूकैरियोटिक में तो कहाँ से मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक ही होगी ये लोग, क्योंकि उनको ही पानी में तैरने के काम आता है, किसी बॉडी में चल जाए तो बॉडी में चलने को काम आ जाता है। बट ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चों, ऐसी बात नहीं है। पक्षमाभ अपने में भी पाया जाता है। अपने में मतलब लड़कियों में, गर्ल्स की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है, देखो मैं बना रही हूँ यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स, मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, यहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखो यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, ये सीलियास चलते हैं। इस तरह से बताऊँ, देखो ये सेल है, सेल से ये उभरी हुई स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे अरेंज है, ठीक है। ये क्यों है? ताकि जो यहाँ से एग बनेगा ना, जैसे अंडाशय है, यहाँ से प्रतिमा एक एग रिलीज होता है, तो उसको गति देते हैं आगे की ओर, आगे की ओर। कौन? ये सीलिया। समझे? मतलब आप क्या समझे, टोटली आपने क्या समझा कि ये जो पक्षमाभ है ये कोशिकांग, और ये जो कशाभिका है ये कोशिकांग, इंग्लिश में बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, ये क्या काम आ रहा है जी? ये जिस प्राणी में है वहाँ पे क्या करेगा, उसकी मूवमेंट को या लोकोमोशन को, गति को एवं चलन को सहायता करेगा। अगर ये अपने अंदर है, फीमेल्स के अंदर है, तो ये देखो एग जो है उसको आगे भेजेगा, मतलब आगे मूवमेंट करवाएगा, उसकी लोकोमोशन करवाएगा, आगे आगे की ओर जाओ भाई, आगे जाओ, ताकि प्रतिमा यहाँ से ओवुलेशन के थ्रू निकल जाए। ठीक है, यहाँ से सेल वॉल कट के ये सब लेयर्स कट के बाहर निकल जाती है इससे। नेक्स्ट, अब आती है बात प्रोकैरियोटिक्स में, जहाँ पे बहुत उम्दा तरीके से अरेंजमेंट पाया गया है इनका। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि सीलिया किस में पाया जा रहा है और फ्लैजिला किस में मिल रहा है। अपनी बात छोड़ो अब, अपनी बात छोड़ो अब। पहले मैं सीलिया का एग्जांपल ले रही हूँ। ये देखो चप्पल नुमा संरचना, बहुत पॉपुलर है ये वर्ड, स्लीपर लाइक सेल, स्लीपर सेल नहीं, स्लीपर लाइक। ये क्या है? सीलिया कितनी है, कितनी तादाद में, संख्या देखो इसकी, गिन सकते हो क्या? संख्या ज़्यादा होती है, संख्या ज़्यादा है। फ्लैजिला का एग्जांपल दूँ, ये क्या है? यूग्लिना। संख्या देखो इसकी, संख्या एक या दो ही है। एग्जाम्पल इसका ये पैरामीशियम है, और ये क्या है? यूग्लिना। इसमें भी गति और चलन का काम करेगा, गति व चलन, और इसमें भी सेम टू सेम यही काम करेगा। मतलब सीलिया हो किसी के पास, चाहे फ्लैजिला हो किसी के पास, ये दोनों ही गति देने का काम करेंगे, चाहे संख्या में ज़्यादा हो चाहे संख्या में कम हो। गति तो गति होती है ना। अब गति व चलन, अब सोचो कि ऐसे ही कोई तैर रहा है क्या बिना बात? देखो अगर इसको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तब भी ये काम आएंगे। या मान लो कि देखो जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन उन्हें लाइट पसंद नहीं उतनी, तो वो वहाँ से मूव कर देंगे, तो भी सीलिया हेल्प करेंगे। फूड को पकड़ना है, फूड को कैप्चर करना है, तो उसके लिए भी सीलिया हेल्प करेंगे। समझ रहे हो बात? तो हेल्प समझ में आ गई पूरी ओवरऑल बात, कि किस तरह से मदद कर रहे हैं ये कोशिकांग किस तरह से मदद कर रही है, सीलिया और फ्लैजिला किस तरीके से उस जंतु की मदद कर रहे हैं। अब समझ में आया? चलन में, गति में, चाहे संख्या में कितने ही हो, वो पोषक पदार्थों को पहुंचा देंगे, कहीं इनको सफ़र करना हो, कहीं ट्रैवल करना हो एक चट्टान से दूसरी चट्टान, तो ये हेल्प करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे इनको पानी में। अब सोचो कि पानी में तो क्या है, बहाव के साथ बह जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा हर बार बहाव के साथ इकट्ठा कर लोगे। नहीं, इनकी खुद की भी तो इच्छा होगी ना कि हाँ देखो यहाँ पे फूड है, पानी एकदम स्थिर है, यहाँ पे फूड है, तो ये लपक के चल जाएंगे उसके पास। समझो? ये देखो, अब ये जो एक्सपेरिमेंट ये दी हुई है ना ये चीज़, ये देखो, ये एकदम इसको समझ जाओगे, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा, इसको समझ जाओ। ये आवरण क्या बनाया हरा हरा से, क्या आवरण है? ये कोशिका झिल्ली है इनकी। क्लियर बात? अब आप कुछ देख रहे हो कि गोले गोले से क्या है, ये गोले गोले से क्या है भाई? कुछ तो है ये जो गोले गोले से संरचनाएं बनाई हुई है। फिर बाद में देखो इनसे, देखो ये एक गोले ये दूसरी गोले से कनेक्ट है, ये देखो ये इससे कनेक्ट है, ये देखो इससे कनेक्ट है।
ये इससे कनेक्ट है, देखो सब जगह कनेक्शन भी बनाए हुए हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट भी है। फिर हमने देखा कि सेंटर में भी कुछ कुछ तो मिल रहा है, और वो भी दो, और उसको भी कनेक्ट कर रहा है कोई। देखते जाओ, मैं जो बता रही हूँ देखते जाओ, पहले मैं दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट, ये यहाँ पे ये क्या है, ये देखो, ये भी कुछ है। ये देखो डंडे जैसा क्या निकल रहा है। अब वन बाय वन अपन पढ़ने वाले हैं कि कहाँ क्या लोकेशन है, किसका क्या नाम है। आ जाओ देखते हैं, थोड़ा सा क्लीन करती हूँ। देखो इस तरफ देखो, मैं पेन चेंज करती हूँ, इस तरफ देखो, इस तरफ ध्यान दो। ये जो बनाए हुए ना ये गोले, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इनको गिनोगे ना तो ये 13 के आसपास निकलनी चाहिए। सूक्ष्म नलिकाएं हैं ये। क्या है ये? सूक्ष्म नलिकाएं। इस तरह से होती है स्ट्रक्चर। ये 13 होंगी, ठीक है। अभी मैं 13 काउंट नहीं करी, पर 13 होंगी। और इस तरह से होती है ट्यूब। ये देखा, देख रहे हो, देख रहे हो, देखे जा रहे हो, देख रहे हो ना। देखो इस तरह से नलिकाएं। अपन को टॉप व्यू दिखाया जा रहा है। एक इधर है, ठीक है, एक इधर है, अपने को टॉप व्यू दिख रहा है। क्लियर गाइस? अपने को टॉप व्यूज दिख रहे हैं ऐसे। सेम यहाँ पे भी सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, यहाँ यहाँ। कितनी है? 9 है। और सेंटर में कितनी है? 2। तो कौन सा अरेंजमेंट हो गया? 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 अरेंजमेंट हो गया। अगर मान लो सेंटर से ये 2 गायब कर दूँ तो बस 9+0 अरेंजमेंट। मैंने सेंटर में 2 रखी, इसलिए 9+2 अरेंजमेंट। अगर मैं हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, तो क्या होगा? 9+0 अरेंजमेंट। अब देखो और ढंग से देखो, ये देखो, ये क्लियर हो गई, सूक्ष्म नलिकाएं क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। ये सब लिखा हुआ है, सब ऊपर लिखा हुआ है, परेशान मत होना, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, परेशान मत होना। नेक्स्ट, ये जो है, ये बाउंड्री पे ये परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स ही हैं। ये जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, क्या है? अंतर्राज्यिक सेतु। सेतु का ना, सेतु ब्रिज वो बोलते हैं, सेतु, ठीक है, राम सेतु का पुल, मतलब एक जगह से भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला पुल। समझ रहे हो? एक तरफ भारत है, एक तरफ श्रीलंका है, ये जोड़ दिया ये सेतु। बस इस सेतु का नाम क्या है? अंतर्राज्यिक सेतु। और उस वाले का सेतु था राम सेतु। ये कोशिका झिल्ली है ही। केंद्रीय आछन, ये इसको कवरिंग करे हुए है जी। ये आर्य डंडा, ये बाहर निकला हुआ विभाग करेक्शन के लिए, मूवमेंट में सहायता देंगे। तो क्या ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे? जो मैंने समझाया है ना, ये 9 होते हैं, ठीक है। ये सब लिख के आने कि भाई कितनी है 9+2 अरेंजमेंट। कैसे बताओगे? कि 2-2 के समूह में है, 2-2 के समूह में 9 है, और 2-2 के समूह में, ठीक है, 9 है और 2-2 के समूह में। ये 3-3 के समूह में भी होती है, बट अपने सिलेबस में यही है, ठीक है गाइस। तो ये क्या काम आया? कुल मिला के ये किसका डायग्राम है? आपको तो पहले ये बताना चाहिए कि डायग्राम किसका है। ये जो भी बताए थे ना, सीलिया फ्लैजिला, ये जो सीलिया फ्लैजिला, इनको कट करोगे ना तो ये टॉप व्यू है इनका। यहाँ से कट कर दो, टॉप व्यू है, इस तरह से अरेंजमेंट है इनका। देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है? देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है? देखा कितना ब्यूटीफुल है? क्या काम आते हैं सीलिया फ्लैजिला? ये काम आते हैं लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चर के लिए, एक ही स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। और क्या खास बात बताओगे? जो सीलिया होती है इसके पास ये सब चीज़ें खास बात बता दोगे, लाइन टू लाइन कवर कर दोगे। भाई ये झिल्ली होती है, फिर राम सेतु, सॉरी राम सेतु नहीं, अंतर्राज्यिक सेतु, फिर बाद में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, अरे डंडा होता है, ये होता है, ठीक है। सीलिया में क्या काम करता है? ठीक है, संख्या में अधिक होते हैं, और क्या करते हैं? गति और पोषक के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखाना एक पैरामीशियम, एग्जाम्पल लिखाना एक पैरामीशियम, ठीक है। और बाद में फिर कशाभिका के बारे में बता देना कि भाई यूग्लिना में पाया जाता है, इस तरह का अरेंजमेंट है, ये पूरी व्याख्या कर देना। संख्या कितनी होती है? 1 से 2। काम क्या करता है? जो सीलिया काम करता है वही फ्लैजिला काम करता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है अपने पक्षमाप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाओ, तारक का है। ये बेटा अपने में होता है, ये होता है बेटा यूकैरियोट्स में, अपने में सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम। स्पर्म पता है? स्पर्म शुक्राणु सबको पता है भाई, बावड़े मत बनो।
यहाँ पे पाया जाएगा सेंट्रियोल्स, डिस्टल सेंट्रियोल्स एंड प्रॉक्सियल सेंट्रियोल्स। ये काम आते हैं क्या? एस्टर्स निकालेंगे अपने, कोशिका विभाजन के समय काम आते हैं, अभी नहीं आएंगे। अब मैंने कोशिका विभाजन ऑलरेडी पढ़ा दिए आपको, मैंने कोशिका विभाजन ऑलरेडी पढ़ा दिए आपको। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, विपरीत ध्रुवों पर अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद में से ये अपनी एस्टर निकालते हैं, अपने तंतु निकालते हैं, और ये तंतु क्या करते हैं, ये तंतु बाइंड कर जाते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से। ये देखो किससे बाइंड करेंगे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से। ये देखो यहाँ से, ये यहाँ से, एक और बना देती हूँ, ये देखो, क्लियर गाइस। एंड फिर क्या करेंगे, मेटाफेज स्टेज है, फिर बाद में एनाफेज में क्या करेंगे, ये इधर फोर्स देगा, ये इधर फोर्स देगा, ये इधर फोर्स, ये इधर फोर्स। मतलब इनको एस्टर बोलो या तर्कु तंतु बोल लो बेटा, ये सेंट्रियोल्स बोलो इनको, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये इस तरफ पुश देंगे, इस तरफ पुलिंग फोर्स देंगे, फिर क्या होगा, इस तरह से ये अलग होते प्रतीत होंगे। मैंने कोशिका विभाजन में बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अरेंजमेंट सिखाया इनका, इस तरह से पुश किया। भाई कोई चीज़ जुड़ी हुई है, ये चीज़ जुड़ी हुई है, एक यहाँ से खींच रहा है, एक यहाँ से खींच रहा है, तो एक बार स्टार्टिंग में तो जोर आएगा ना इनको, क्या डायरेक्ट छोड़ देंगे क्या एक दूसरे को, क्या छोड़ देंगे, क्या छोड़ पाएंगे क्या, नहीं। और फोर्स दोगे, और फोर्स दोगे, और फोर्स दोगे, तब जाके ये एक दूसरे से अलग हो ही जाएंगे। ये इस तरफ गया, ये इस तरफ गया। तो ये क्लियर हो गया आपका सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम। ये बेलनाकार संरचना है, दो, एक इस ध्रुव पर, एक इस ध्रुव पर, ठीक है। ये अक्रिस्टलीय परिकेंद्रित द्रव से घिरा होता है। अक्रिस्टलीय मतलब धुंधला धुंधला होता है। दोनों तारक केंद्र तारक ऐसे एक दूसरे से लंबवत स्थित होते हैं, बिल्कुल लंबवत। अगर एक इस तरह से है तो दूसरा वाला इस तरह से होगा। ये लो साहब, दो बेलनाकार संरचना बना दी ना। इनसे क्या दंड निकलते हैं, अरिय दंड, तर्कु तंतु निकलते हैं, जो कोशिका विभाजन में काम आते हैं जी साहब। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया कौन कौन सा, एक तो तारक का कंप्लीट हो गया, और सीलिया और फ्लैजिला कंप्लीट हो गया, सीलिया और फ्लैजिला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आ जाओ अब न्यूक्लियस पे। अब पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये देखो ऐसा दिखता है, ये देख लो, देखो ऐसा दिखता है ये माइक्रोस्कोप से देखने पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखने से ऐसा दिखता है ये इसका फ्लूइड है, ये बीच पे केंद्रिका है, और ये केंद्र की झिल्ली है जिसमें छोटे जगह जगह पे पोर्स हैं, और ये बाहर है ना, ये बाहर ईआर मिलेगी आपको। मैं देखती हूँ, देखिए इसकी और भी संरचना है क्या, नहीं 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 नहीं, संरचना नहीं बना रखी, कोई बात नहीं, अपन बना देंगे, अपन बना देंगे संरचना, अपन बना देंगे संरचना। अब भी लो, जगह देखने तो पहले, देखो यहाँ बना रही हूँ, यहाँ बना रही हूँ, सेल है, सेल में हमें शुरू से लेके अब तक तो पता चल ही गया है कि केंद्रक होता है, शुरू से लेके अभी तक तो पता चल ही गया है कि केंद्रक होता है। ये केंद्रक की झिल्ली है जिसमें पोर है, और केंद्र के अंदर होती केंद्रिका जो आर राइबोसोमल एमआरएनए बनाती है, आर राइबोसोम बनाती है। क्लियर गाइस। अब इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे दिख रही है, ठीक है गाइस, इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, इस जोन को। सारे ऑर्गेनल्स पढ़ दिए हैं, लास्ट ये केंद्रक बचा है, इसे अच्छे से पढ़ लो। ये देखो कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट है, देख रहे हो, ये देखो द्विझिल्ली केंद्र की, देखो बर्थ, देखते जाओ देखते जाओ, देखो देखते जाओ, मैं बनाती जा रही हूँ, देखते जाओ और याद करते जाओ, समझते जाओ इस चीज़ को कैसे बन रहा है। यहाँ से बाहर से वो ईआर कनेक्टेड है, यहाँ पे ईआर है, फिर बाद में गोल्जी जो अपने काम का नहीं है, अपन पढ़ चुके हैं, गोल्जी अपने काम का नहीं है। तो ये मैंने बना दिया क्या, ये बना दिया मैंने केंद्र की झिल्ली, ठीक है, एक बाह्य झिल्ली एक अंतः झिल्ली, ये बाहर वाली और ये वाली अंतः झिल्ली, इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है,
द्रव्य। क्लियर गाइस। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये देखो पोर्स होते हैं, ये देखो पोर्स बनाए हुए हैं, स्पेस है, गैप है। अभी कुछ तो काम आते होंगे, क्या लगता है, ये कुछ तो काम आते होंगे। बिल्कुल, केंद्रक जो भी सिग्नल देगा, मैसेज देगा, इन्हीं के थ्रू बाहर आएंगे, वो इन्हीं के थ्रू आएंगे बाहर, ये इसी के थ्रू बाहर आएंगे, इसी के थ्रू बाहर जाएंगे सिग्नल्स। आई बात समझ में, सिग्नल्स इसी के थ्रू बाहर आएंगे। समझ गए गाइस, ठीक है। द्विपर्ती है, ये भी समझ गए। इसके अंदर क्या भरा है, अपन कोशिका के अंदर भरे जाने वाले द्रव को बोलते थे कोशिका द्रव। तो मुझे ये बताओ कि केंद्रक के अंदर जो भरा जाने वाला द्रव्य है वो क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव्य। ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सब का सब, मैं बस आपको बता रही हूँ, ये सब का सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये द्रव्य भरा हुआ है। नेक्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट अपना जेनेटिक मटेरियल, सबसे इम्पॉर्टेंट अपना जेनेटिक मटेरियल जिसे कहा जाता है डीएनए। ये क्या है, डीएनए। क्या ये इसी फॉर्म में होता है, क्या ये इसी फॉर्म में होता है, ना ना, इस फॉर्म में नहीं होता। सबसे पहले ये थ्रेड लाइक अरेंजमेंट होता है ऐसे, जिसे क्रोमेटिन कह रहे थे। क्रोमेटिन थोड़ा सा और कंडेंस होएगा, तब जाके ऐसा कुछ बनाएगा। ये क्या है, क्रोमेटिड। फिर क्रोमेटिड और कंडेंस होगा, तब जाके बनाएगा क्रोमोजोम। ये लो साहब, क्रोमोजोम बन गया। आ गई बात समझ में, क्रोमेटिन टर्म समझ में आ गई, क्रोमेटिड समझ में आ गया, और क्रोमोजोम समझ में आ गया। अब बोलोगे डीएनए का है, अरे बेटा डीएनए से तो बना है, इससे पहले की स्टेप यही तो है। ये डीएनए है, ये देखो ये डीएनए है, और इससे क्या लिपटे हुए हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन। ये जो डीएनए यहाँ पे बनाया ना मैंने, ये देखो यहाँ से हटा देती हूँ, ये लो मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये हटा दिया, ये इसी तरह तो है ये डीएनए। और जूम करो और खोलो इसको, डीएनए डीएनए अलग करोगे तो ऐसा दिखेगा डीएनए, और हिस्टोन प्रोटीन हटाओगे तो ऐसा दिखेगा। देख रहे हो, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ऑक्टामर फॉर्म में होता है, ऑक्टामर 8 होते हैं, और ये डीएनए है। ये इससे क्या होगा, लिपट जाएगा, मतलब इस तरह से, ये हिस्टोन प्रोटीन है, इससे ये डीएनए ऐसे लिपट जाएगा। देखो यहाँ पे, देख रहे हो, और इस तरह से ये बनाएगा क्रोमेटिन। ये देखो यहाँ पे आ गए क्रोमेटिन, देखो ये और कंडेंस होगा क्रोमेटिड बनाएगा, ये और कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा। कितने जोड़े होते हैं, 23। किस किस तरीके के होते हैं क्रोमोसोम, वो दिखाया जा रहा है कि किसी किसी में बीचों बीच सेंट्रोमियर, किसी किसी में थोड़ा ऊपर होता है, किसी में और ऊपर होता है, और किसी में एकदम टॉप पे होता है। ये देख लो अरेंजमेंट, ये जो मैंने समझाया है ना अभी बेटा, ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। क्रोमोसोम देखो, सेंट्रोमियर इसमें बीच में, देख रहे हो, बीच में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर। इसमें देखो थोड़ा सा और ऊपर है, और ये देखो और ऊपर, ये तो है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक मतलब बीचों बीच। ये है एक्रोसेंट्रिक, मतलब सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, और ये है टीलोसेंट्रिक। ये एकदम टीलो में, मतलब ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर है एकदम, एंडिंग में जाके, एंडिंग में जाके। ठीक है गाइस, क्लियर। एक बार पढ़ ले, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ ऐसा क्या बता जो छूट गया मुझसे। मैंने क्रोमेटिन के बारे में बता दिया, मैंने ये बता दिया कि केंद्रिका होती है, बीचों बीच गोलाकार संरचना जो आर राइबोसोम बनाती है। क्लियर गाइस। अगर इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो ये देखो, इसका देखो साइज देख लो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, साइज याद कर लेना हर चीज़ की, छोटे से लेके बढ़ते क्रम में साइज आ सकती है। और क्या पता साइज लिख दे और उसके सामने ऑर्गेनल लिख दे, कुछ भी लिख दे, बोले मैच करो कौन सा किसका साइज है।
ठीक है गाइस। रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे परिकेंद्रीय अवकाश बोलते हैं। बिल्कुल। आवरण केंद्र में मिलने वाले द्रव्य कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करती है। बिल्कुल। ऐसे कैसे, ये जो झिल्ली बनी है ऐसे कैसे बाहर की चीज़ को अंदर आने देगी, अवरोध है भाई। पोर बना रखे हैं मैंने यहाँ पे, पोर के थ्रू आओ ना, पोर बना रखे हैं, पोर के थ्रू आओ, ऐसे नहीं आ सकते हो, झिल्ली को क्रॉस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टर नहीं लगे हुए हैं जो झिल्ली को क्रॉस कर दोगे, कोई पंप नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई कैरियर नहीं है जो ऐसे क्रॉस कर दोगे फटाक से ना। केंद्र के छिद्र हैं, इन छिद्रों में से आओ जाओ भाई। दोनों झिल्लियाँ हैं, बस 2 झिल्लियाँ हैं, उनके बीच में है ये। ठीक है गाइस, 2 झिल्लियों के बीच में है ये। नेक्स्ट, केंद्रिक आधार या केंद्र द्रव्य में केंद्रिक का क्रोमेटिन मिलता है। बिल्कुल, देखो देख लो ये स्ट्रक्चर, ये केंद्रक द्रव्य है, इसमें केंद्रिका। नेक्स्ट, केंद्रिका झिल्ली रहित व रचना जिसमें द्रव्य केंद्रक सतह से संपर्क में रहता है। ये देखो राइबोसोम आरएनए संश्लेषण हेतु काम आता है। आ गया राइबोसोम के लिए आ गया काम। मैंने ये बताया था ना, केंद्रिका क्या करेगी, केंद्रिका बनाएगी राइबोसोम को, राइबोसोम के निर्माण को। और राइबोसोम क्या करते हैं, राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण। मुझे लगता है मैंने इतनी बार बता दिया है, अब तो याद आ ही गया होगा। केंद्रक के अंदर एक ढीली संरचना क्या बनाती है, क्रोमेटिन। ये जब कंडेंस होते हैं तब ये गुणसूत्र बनाते हैं। डीएनए से कौन लिपटा हुआ रहता है, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, हिस्टोन का ऑक्टामर होते हैं, 8 है, 8 प्रोटीन से बना ये गाइस। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब 23 जोड़े, पता है आपको। बीच में बिंदु सेंट्रोमियर, बीम वगैरह से ना काइनेटोकोर, आपको सब पता है। तारक का है, देखो यहीं से तो, इसी जगह से तो वो सेंट्रियोल जुड़ रहे थे। वो देखो गोल गोल बनाए थे ना मैंने, एक यहाँ से खींचेगा इस तरफ और एक यहाँ से खींचेगा इस तरफ, याद आ रहा है, ये वही है। मध्य में अगर ये पाया जाए तो मध्य केंद्रीय मेटासेंट्रिक, उपकेंद्रिक सब मेटासेंट्रिक, मतलब थोड़ा सा और ऊपर अगर यहाँ मिल रहा है तो सब, और ऊपर मिल रहा है तो एक्रो, देखो अग्र एक्रो, और लास्ट में मिल रहा है तो टीलो। यहाँ पे पता नहीं क्यों फीबोसेंट्रिक बोल रखा है, बट आप यही कॉपी करना। तो ये हो गया जी आपका केंद्रक। सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडी, एक ही लाइन में बहुत सारे झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। ये पौधे व जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। मतलब कि पूरी कोशिका है, इसमें छोटी छोटी पाउच सी होगी, छोटी छोटी पाउच होगी, उसके अंदर क्या है, एंजाइम भरे रहेंगे। अब ये पादप में भी है और ये जंतुओं में भी है। ये लो साहब, आपका चैप्टर भी कंप्लीट, चैप्टर 8 कंप्लीट, सारे के सारे ऑर्गेनल पढ़ लिए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये ज़बरदस्त टिप्स पे हों आपके एकदम, मतलब 1% भी कमी मत छोड़ना। ये बेसिक है बायोलॉजी का। और इन केस अगर आप नीट में जाना चाह रहे हो, नीट आगे MBBS का सोच रखा है, या नेट डॉक्टरेट करनी है, तो मतलब मत छोड़ना, ये शुरुआत को ही मत छोड़ना, वरना गलती से कोई टर्म आ गई माइक्रो बॉडी और आपको नहीं पता वो क्या है, पोपट हो जाएगी। बेस है ये तो 8वीं क्लास से ही है, बेस है। मैं तो कहती हूँ पढ़ ढालो ये चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन निकलने वाले हैं। और जैसे जैसे कंपटीशन हाई होता जाता है ना, तो इंसान क्या, ये सिंपल वाली बायोलॉजी भूलता जाता है, सिंपल वाली बायोलॉजी भूलता जाता है। और चिंता ही मत करो बेटा, गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहा है ना, गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें भी यहीं से ही सेल बायोलॉजी से ही क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। क्योंकि पता है बड़े होने के साथ क्या है कि 8वीं 10वीं की पढ़ाई कौन याद रखता है, लेकिन डोंट अंडर एस्टिमेट। तो इसी के साथ आपका चैप्टर 8 ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर 7 करेंगे। अब तक हमने सारे के सारे, मतलब मैंने पीछे से शुरू किए, एक्चुअल में मैंने पीछे से शुरू किए, 22 से मैंने शुरू आ गई 8 तक। अब मेरा कौन सा बचा चैप्टर, ये बचे, और बाकी मैंने सारे करवा दिए हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।